नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार जिस पर विशेष अध्ययन करके हम आपके समक्ष कुछ विशेष सूचना जो आपके लिए, सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर राशि के लिए बहुत अनिवार्य है। अगले कुछ ही दिनों में यानी कि ठीक 15 दिनों के अंतराल में 2 ग्रहण होंगे। एक चंद्र ग्रहण होगा पूर्णिमा पर, फिर 15 दिन बाद चैत्र अमावस्या, वो अमावस्या खास होगी 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या होगी। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो बनेगा सोमवती अमावस्या का। लेकिन उससे पहले जो होली है, होली विश्व में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार, अलग अलग नाम से लोग मनाते हैं। नॉर्वे, इटली, न्यूजीलैंड, अमेरिका, आसाम, सिंगापुर, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में, फ्रांस से लेकर के जापान तक और साउथ अफ्रीका से लेकर के कोरिया तक, दुबई और ये मुस्लिम कंट्रियों में भी बहुत मनाया जाता है। खैर, हम बात कर रहे हैं 25 मार्च को होने वाले चंद्र ग्रहण की, जो हस्त नक्षत्र में होगा। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण है क्योंकि ये सन 2024 का तारीखों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 ग्रहण वर्ष के संवत के अंत में होने वाले 2 ग्रहण हैं। लेकिन सन के हिसाब से, अंग्रेजी सन के हिसाब से सन 2024 के प्रारंभ में ये 2 ग्रहण होंगे। ऑथेंटिक ग्रहण है, उपज छाया भी कहते हैं इनको। लेकिन भारत में दिखाई देंगे या नहीं, ये बात अलग है। तो लोग सोचते हैं जो भारत में दिखाई देगा उसके ही उपाय करने चाहिए या उसी से डरना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि चंद्रमा तो हमारा और इंग्लैंड वालों का एक ही है, अलग अलग चंद्रमा किसी का नहीं होता। चंद्रमा सबका, सूर्य सबका, पृथ्वी सबकी, और ग्रह नक्षत्र राहु केतु मंगल बृहस्पति चंद्रमा, ये सब, इनको अंग्रेज भी मानते हैं, अमेरिका वाले भी, और सिंगापुर, यहूदी। यानी कि विश्व में जो परिवर्तन होता है वो हर कंट्री में ग्रहों के अनुसार ही होता है। तो आइए बात करते हैं हम। ये जो ग्रहण है ये इंग्लैंड, इटली, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम और नॉर्वे, दक्षिण नॉर्वे, रूस, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ साथ अफ्रीका देशों में भी होगा। लेकिन भारत में ये दिखाई नहीं देगा। ग्रहण तो होना ही है। चंद्रमा का केतु के साथ संयुक्त रूप से हो जाना ही चंद्र ग्रहण का कारक माना गया है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। तो ये जो ग्रहण है 25 मार्च को होने वाले इस ग्रहण के विषय में हम जो बताएंगे आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उसी दिन आप देखेंगे बुध मेष राशि में प्रवेश करेगा, होलाष्टक समाप्त हो जाएंगे तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र समाप्त होगा रात्रि में। पूर्णिमा के दिन रविवार को तो आप होलिका दहन करेंगे, लेकिन 25 तारीख को पूर्णिमा होगी। और पूर्णिमा के बाद जो जैसे ही प्रतिपदा की छाया शुरू हो जाती है तो इसको हम उप छाया के रूप में मनाएंगे, इस ग्रहण को मानेंगे। इस बात को, ये उप छाया दृष्टिगोचर भारत में नहीं होगी, लेकिन आप ये समझिए रात को 10:23 पर इसका प्रभाव होगा और 12:43 पर
इसका मध्यकाल होगा। भारत में दृश्यमान नहीं है, लेकिन भारतीय जो टाइम है 10:23 और 12:43 और 15:02, ये दिन का समय उन देशों में होता रहेगा ग्रहण, लेकिन ये दिन में होगा। भारत में ये दृष्टि गोचर नहीं होगा, लेकिन किन किन राशियों पर इसका शुभ और अशुभ प्रभाव होगा उस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे, क्योंकि खास तौर से मिथुन राशि के लिए चतुर्थ, तुला राशि के लिए द्वादश भाव और कुंभ के लिए अष्टम, जो ज्यादा कष्टकारक होता है। कन्या राशि पर स्वयं ये पीड़ित राशि होगी, क्योंकि केतु और चंद्रमा इसी पर होंगे। साथ ही साथ मीन राशि भी प्रभावित होगी, क्योंकि मीन राशि के ठीक 180 डिग्री पर यह ग्रहण हो रहा होगा और केतु 180 अंश पर होगा, चंद्रमा भी, और सूर्य से संयुक्त राशि मीन राशि रहेगी, राहु और सूर्य रहेंगे इसके ऊपर। मेष और वृषभ राशि भी कष्टकारक रहेगा इनके लिए भी, लेकिन आपको उस समय खास तौर से जो पूजा करते हैं, मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, गर्भवती स्त्रियों को साइड इफेक्ट होता है, वो सब बातें उस समय एप्लीकेबल होती है जब भारत में दृष्टिगोचर होता। लेकिन केतु और चंद्रमा के कारण कन्या राशि को कष्ट होगा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स, बचाव, ज्यादा हलचल करना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही पीड़ित मीन राशि पीड़ित है, कन्या पीड़ित है, कुंभ राशि पर दो विशेष ग्रह चल रहे हैं, जिनके कारण भले ही कुंभ पीड़ित ना हो, लेकिन कर्क राशि तो पीड़ित होगी, क्योंकि उनका अष्टम भाव होगा। सिंह राशि का अष्टम भाव होगा राहु और सूर्य। सिंह का स्वामी ही जब सूर्य ही अष्टम भाव में राहु के साथ चला गया, तो कुतो सुखम, सुख की कल्पना नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये जो उप छाया है, ये ग्रहण, इसकी जो काली छाया है, जो सौर पिंड होते हैं सूर्य चंद्रमा की भांति, उनको ये काला कर देता है। केतु और चंद्रमा का जो दुष्प्रभाव है, इसलिए उस समय चंद्रमा की कांति को धूमिल कर देता है। यही कारण है कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा शत्रु राशि में बैठकर, कन्या राशि है शत्रु, और केतु के साथ उसका मिलन होगा। और खराब बात तो यह है कि उस पर गुरु की दृष्टि नहीं है। अगर ग्रहण के समय जिस राशि पर ग्रहण हो रहा हो, तो बृहस्पति अपना अमृत तत्व उसको दे देता है, लेकिन यहां यह स्थिति नहीं बन रही है। और अब आगे हम बात करेंगे जब अगले वीडियो में, जब हम अमावस्या के ऊपर चर्चा करेंगे, उस समय किन किन राशियों को क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा, ये उस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वो अमावस्या वाला जो ग्रहण होगा 8 तारीख का, वो इससे भी अधिक ज्यादा प्रभावकारी, प्रभावशाली तथा कष्टकारक तो होगा ही, लेकिन उसमें कई सारे प्रिविलेज आपको ये मिलेंगे। उस अमावस्या को पितरों के निमित्त किया गया कर्म, जो भी पितृदोष की पूजा, पितरों की पूजा, पितरों के निमित्त पूजा, दान, गौदान या गौ को भोजन कराना, इतना सा भी पुण्य कार्य कर लेते हैं उस अमावस्या को, क्योंकि वो सोमवती अमावस्या होगी, सोमांश, अमृत तत्व देने वाली अमावस्या, तो वो अलग लाभ देने वाली होगी। उसकी चर्चा उस वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल 25 मार्च को जो चंद्र और केतु का जो ग्रहण है, ये 12 की 12 राशियों को तो प्रभावित करेगा, लेकिन वृश्चिक राशि और मकर राशि को अधिक कष्टकारक नहीं होगा। लेकिन जो ग्रहों के अनुसार
जब ग्रहण होता है तो कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए? क्रोध नहीं करना, यात्रा करते समय सावधानी रखनी, रोगी, गर्भवती स्त्री तथा वृद्ध लोगों के लिए माफ है सब कुछ। वो अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी कार्य करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कोई नियम और कानून नहीं होते, सृष्टि का नियम है। इसीलिए इस ग्रहण पर हनुमान जी की उपासना किसको करनी है? वृश्चिक, मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन को। बाकी राशियों के लिए जैसे मिथुन है, कन्या है, धनु है, मकर, कुंभ है, इनको हनुमान जी की उपासना करना ज्यादा फलीभूत होगा और ऐसा पूजा करने से आपको खूब सुख मिलेगा। लेकिन ग्रहण के कारण होने वाली जो व्यथा, पीड़ा है, उससे आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी, आपको सुख मिलेगा। ग्रहण आते हैं और जाते हैं, लेकिन पहले भी ऐसे रिजल्ट देखने में आए हैं, ऐसी खगोलीय घटना देखने में आई है कि 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण होंगे। यही 2 ग्रहण अब फिर आ रहे हैं। वो जो संवत्सर है हमारा वर्ष, संवत्सर वर्ष का अंतिम मास चैत्र मास का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाता है, उसमें अमावस्या को, और उपांत मास फाल्गुन मास की पूर्णिमा होली को ये ग्रहण होना एक साधारण घटना के रूप में हम नहीं देख सकते। ये सृष्टि में कुछ परिवर्तन, बदलाव, अप्राकृतिक घटनाओं का भी संकेत देती है ये खगोलीय घटना, क्योंकि ऐसी ही पोजीशन जब शनि और मंगल के कारण, राहु और सूर्य की युति के कारण बनती है, तो चंद्र केतु की युति, 3 प्रकार की जो युति है अलग अलग हाउस में जब बैठे हैं तो जरूर इस प्रकार का त्रिकोणात्मक भाव सृष्टि में कष्ट देता है। अब देखिए, धरणी सुत, एक वो मंत्र पढ़ता हूं मैं, आप इससे अंदाजा लगाएंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। भूमि सुत आया, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा तुष्टिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा पुष्टिकरा भवन्तु। हम ये ग्रह, नव ग्रह शांति के लिए मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें शब्द आता है ये भूमि सुतो बुधश्च, भूमि सुत। अब भूमि का पुत्र शनि बैठ गया किसके साथ? भूमि का पुत्र मंगल शनि के साथ बैठ गया, तो क्या होगा? जन आंदोलन, अग्निकांड, एक्सीडेंट, विमान दुर्घटनाएं, युद्ध के बादल मंडराना तथा भूकंप आदि अप्राकृतिक घटनाएं होती हैं, और प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं। इसीलिए ऐसे समय पर जो व्यक्ति अपने घर में बैठकर के गणेश जी की उपासना, इष्ट देव की उपासना, कुल देवता की उपासना, हनुमान जी की उपासना, गणेश जी की उपासना, और जो आदमी जिस अपने देवता को, जिस पूजा स्थल को मानता है, उसमें जाकर के पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, नकारात्मक सोच नहीं होगी, कष्टों से आप बचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं इस 15 दिन के अंतराल में जो ग्रहण आए हैं, इनसे सावधान होकर रहना। जिन जिन राशियों को खराब बताया है, उन राशियों को अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता और मंत्रोच्चार के साथ साथ गौदान या पितरों को पिंडदान, गौ को चारा खिलाना या रोटी देना,
इतना करने से भी आपको बहुत सारे पुण्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।